गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार, सुप्रभात। एमए फाइनल ईयर, सब्जेक्ट है अपना पॉलिटिकल साइंस और अपना टॉपिक चल रहा था नीति निर्देशक तत्व। देखिए, नीति निर्देशक तत्व के बारे में ये कहा गया है कि नीति निर्देशक जो तत्व है, सबसे पहली बात तो यह है कि ये नीति निर्देशक जो तत्व वाला जो प्रावधान है, ये भारतीय संविधान के अंतर्गत आयरलैंड के संविधान से लिया गया। अर्थात यह है कि नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। पहली बात तो है कि नीति निर्देशक जो तत्व है वो आयरलैंड के संविधान से हमारे संविधान में लिए गए हैं। अब इन नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख है वो है भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इन नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। पहली बात ये समझ लो कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए कि ये वाला जो नीति निर्देशक तत्व वाला जो प्रावधान है वो हमने आयरलैंड के संविधान से लिया था। अर्थात वहाँ के संविधान से प्रभावित हुए और वहाँ के जो नीति निर्देशक तत्व हम लोगों ने देखे पढ़े उस समय संविधान निर्माता सभा ने, और उन्होंने ये वाला प्रावधान आयरलैंड के संविधान से ले लिया। अब ये भारतीय संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद जो 36 से लेकर 51 तक है, इन नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन या उल्लेख किया गया। अब देखिए, नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना मुख्य उद्देश्य इनका ये रहता है। मुख्य उद्देश्य देखिए, नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा कि इनका मुख्य उद्देश्य रहेगा जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इनका सबसे मुख्य उद्देश्य यही रहता है। या कह लीजिए लोक कल्याणकारी कह लो, जन कल्याणकारी कह लो, लोक कल्याणकारी कह लो, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना या जन कल्याणकारी कार्य की स्थापना करना, इनका मुख्य उद्देश्य होता है। फिर बात आती है कि इन्हें न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। इन्हें न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। कहने का मतलब यह है कि नीति निर्देशक तत्व जो है इन्हें न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। अब हम लोग इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। जो मेन इम्पोर्टेंट जो भी आप लोगों की जो अनुच्छेद है उनके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आई बात कि नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इनका उल्लेख या वर्णन किया गया है। यहाँ लिख देता हूँ, उल्लेख या वर्णन किया गया है। ये देखिए कि नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक का उल्लेख या वर्णन किया गया है। और भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व वाला जो प्रावधान है वो प्रावधान हम लोगों ने आयरलैंड के संविधान से लिया है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नीति निर्देशक तत्वों का जो मेन उद्देश्य है वो जन कल्याणकारी या लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है। लोक कल्याणकारी कर लीजिए या जन कल्याणकारी कर लीजिए, दोनों की बात एक है। यानी कि जन से जनता से संबंधित बात है, लोग या लोगों से संबंधित जो भलाई के कार्य है वो भलाई के कार्य करने का कार्य नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा किया जाता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना। अब खास बात इनकी ये ध्यान रखना कि नीति निर्देशक तत्व हैं उनको न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। जबकि मैंने आप लोग बताया था मौलिक अधिकार वाला टॉपिक कि मौलिक अधिकारों को ये ध्यान रखना आप लोग न्यायालय के द्वारा लागू कराया जा सकता है या कराया जाता है।
लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। अब इनके बारे में यहाँ तक पढ़ लिया। अब कुछ जो वेरी इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। अब ये देखिए, भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। अब कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 37, देखिए अनुच्छेद 37 क्या कहता है? इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। पहला अनुच्छेद कहता है अपने को, अनुच्छेद 37 कहता है कि इन्हें न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 38, देखिए अनुच्छेद कहता है 38 कहता है लोक कल्याणकारी कार्य करना। लोक कल्याण के कार्य करना। आर्टिकल 38 कहता है कि लोक कल्याण कार्य करना अर्थात लोगों के भलाई संबंधी जितने भी कार्य हैं उन कार्यों को करना इन नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य होगा। अब देखिए अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 क्या कहता है? ये कहता है समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था। समान कार्यों के लिए समान वेतन की व्यवस्था। ये देखिए आप क्या कहता है? अनुच्छेद 39 कहता है कि मान लीजिए दो व्यक्ति है, दोनों व्यक्तियों के द्वारा एक समय में एक जैसा कार्य किया गया है। दो व्यक्ति है, दोनों व्यक्तियों के द्वारा एक समय में एक जैसा और एक जितना कार्य किया गया है उतना ही समय उन्होंने खर्च किया है। तो ये कहता है कि ऐसी स्थिति में इन दोनों व्यक्तियों को समान वेतन का प्रावधान होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इसके साथ भेदभाव कर लो और इसको यह कर दो। ये कहता है कि समान, यदि दो व्यक्तियों के द्वारा एक ही समय में एक जैसा कार्य किया गया है तो दोनों व्यक्तियों को जो उसकी मतलब कि वो जो मैदान बनता है उसका वो समान रूप से उसे दिया जाना चाहिए। अर्थात उसको बिल्कुल जितनी मजदूरी उसने की है उसका पैसा उसे दिया जाना है। समान वेतन के लिए समान कार्य का प्रावधान। अब नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 40, आर्टिकल 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए। ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए का गठन किया जाए। आर्टिकल 40 कहता है, यानी आर्टिकल 40 कहता है कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए। इसका विशेष थोड़ा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ आप लोगों के। ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए, जो आप लोग देख लो ग्राम पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं, सरपंचों के, सरपंच पंच, ये वही संबंधित है। ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए, उस समय नहीं था लेकिन संविधान ने वर्णन किया कि फिर बाद में ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए। और गांधी ने भी कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था कि राम राज्य की स्थापना सच्चे अर्थों में गाँवों में होती है। अर्थात जब तक आप गाँवों का विकास नहीं करोगे तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता। इसलिए बार बार ये कहा जाता है कि गाँवों का डेवलपमेंट कीजिए। आप लोग गाँव का डेवलपमेंट मान लीजिए अगर हो गया तो ये मान के चलो कि आधी आबादी का विकास अपने आप हो गया। और शहरों का विकास तो कुदरती हो जाता है, लेकिन गाँवों का विकास कीजिए, क्योंकि वास्तविक अर्थों में गांधी जी ने कहा था कि राम राज्य की स्थापना करनी है तो सबसे पहले आप जो गाँव में लोग निवास कर रहे हैं उन लोगों की जो मूलभूत सुख सुविधा है वहाँ पर उनका डेवलपमेंट कीजिए, उनका विकास कीजिए। जिससे गाँव का विकास होगा तो स्वतः ही देश का विकास अपने आप ही होता जाएगा। नेक्स्ट अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद 44 ले लो डायरेक्ट ही आप। अनुच्छेद 44 कहता है सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, यानी कि सभी के लिए समान कानून
एक प्रकार से इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। नौकरी वोकरी करने में सभी लोग समान रूप से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 क्या कहता है? 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के लिए राज्यों द्वारा प्रयास करना। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंधन राज्य के द्वारा किया जाए। ये भी आप लोग विशेष का ध्यान रखना अनुच्छेद 45 कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का जो प्रावधान है वो राज्य सरकारों के द्वारा किया जाए। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 48 पर्यावरण है वन्य जीवों का संरक्षण करना। पर्यावरण एवं वन्य जीवों का संरक्षण प्रदान करना। यानी कि हमें किसी प्रकार पर्यावरण की रक्षा करनी है, पर्यावरण को किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, यानी उसकी देखभाल करनी है, प्रकृति के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना है, पेड़ पौधों को नहीं काटना है और वन्य जीव जो वनों के अंतर्गत जो जंगलों में जो जीव जंतु रहते हैं उन्हें किसी प्रकार नुकसान पहुंचाने का प्रयास हमारे द्वारा नहीं किया था। उन्हें मारा नहीं जाना चाहिए, उन्हें उनकी लाइफ है उनको जीने दो, उन्हें किसी प्रकार से परेशान मत करो। ये कार्य भी अनुच्छेद 48 के अंतर्गत किया गया। अब अनुच्छेद 49 अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण, ये जो हमारे देश की जो राष्ट्रीय स्मारक है जैसे किले वगैरह बने हुए हैं, जो भी अच्छे फेमस जगह बनी हुई है जिनका हम लोग भ्रमण करने जाते हैं, अर्थात उन्हें किसी प्रकार की क्षति ना पहुँचे। स्मारकों का संरक्षण यानी कि उनको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य, उन नुकसान पहुँचाने का कार्य हमारे द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 50 आर्टिकल कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। कार्यपालिका का उधर लिख देता हूँ मैं अनुच्छेद 50, यहाँ लिख देता हूँ अनुच्छेद 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। न्यायपालिका से पृथक्करण। और लास्ट में आप लोगों के अनुच्छेद 51 आर्टिकल 15 कहता है भारत की विदेश नीति तथा अंतर्राष्ट्रीय शक्ति की स्थापना। भारतीय विदेश नीति एवं अंतर्राष्ट्रीय शक्ति की स्थापना। ये हो गए आपके नीति निर्देशक तत्व। ये हो गए टोटल जितने भी जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद थे उन लोगों को मैंने आप लोगों को लिखकर समझाने का प्रयास किया। एक बार और हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 इनका वर्णन किया गया है। ये नीति निर्देशक तत्व वाला जो प्रावधान है ये हम लोगों ने आयरलैंड के संविधान से हमारे संविधान में इसको शामिल किया गया था। नीति निर्देशक तत्वों का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि नीति निर्देशक तत्व जन कल्याणकारी या लोक कल्याण से जुड़े हैं सभी कार्य नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत समाहित किए गए हैं। अब नेक्स्ट बात है कि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। ये जनरल बात थी जो मैंने आप लोगों को बताई थी। अब मैंने आप लोगों को एक बार फिर से आर्टिकल के अनुसार समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए आप लोग अनुच्छेद 37 क्या कहता है कि इन्हें न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता या किया जा सकता। यानी कि नीति निर्देशक तत्वों का कहीं भी न्यायपालिका के साथ कोई संबंध नहीं है या न्यायपालिका इन नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित जो भी प्रावधान है जो प्रोविजनल है इनमें इंटरफेयर नहीं कर सकती।
अर्थात नीति निर्देशक तत्वों के मामले में न्यायपालिका ये नहीं कह सकती कि आप अनुच्छेद 37 को मानिए, 38 को मानिए, 39 को मानिए, नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में न्यायपालिका का कोई इंटरफेयर नहीं है, तो नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। ये कहता है अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 38 कहता है कि लोक कल्याण के कार्य करना। ये कहता है लोक कल्याण की जनता से जुड़े हुए जितने भी जो कार्य हैं, जनता की भलाई संबंधित, वो सभी कार्य करने का कार्य आर्टिकल 38 के अंतर्गत समाहित किया गया। अर्थात हम लोगों को आर्टिकल 38 का ना जन कल्याण से जुड़े जितने भी कार्य हैं, लोक कल्याण से जुड़े जो कार्य वो आर्टिकल 38 कहता है। फिर नेक्स्ट कहता है अनुच्छेद 39। ये कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान। ये बात सही भी है कि जब एक ही समय में दो लोगों के या दो व्यक्तियों के द्वारा एक समय में उतना ही कार्य किया जाता है तो अलग अलग वेतन का प्रावधान क्यों? दोनों व्यक्तियों को सेम समान पैसा दिया जाना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाए। समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था। फिर नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 कहता है कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए। अर्थात ग्राम पंचायत का गठन करना अति आवश्यक, क्योंकि भारत की देखिए आज भी जो 70% आबादी है वो गाँव में निवास करती है। इसलिए कहा गया कि ग्राम पंचायतों का गठन करो आप, जिससे कि महात्मा गांधी भी कहा करते जब तक गाँव का विकास नहीं होगा तब तक ये मान के चलिए आप लोग देश का विकास नहीं होगा। ग्राम पंचायतों का गठन करने का उद्देश्य ये था कि गांव की जो सरकार बने उस सरकार का मुखिया उस गांव में से किसी व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए, जिससे कि वो ग्रामीण क्षेत्र की समस्या से पूरी तरीके से जानकार होता है और गाँव की सरकार बनने के बाद वहाँ का विकास होगा और वहाँ का विकास होगा तो निश्चित रूप से मेरे देश का विकास भी होगा, ऐसा कहा गया। आर्टिकल 44। सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, यानी कि सभी के लिए समान कानूनों का निर्माण। इसमें किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे देश का आम नागरिक हो, सबके लिए समान सिविल की व्यवस्था की गई है। फिर नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 45। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा देने का जो कार्य वो राज्य सरकारों को सौंपा गया। अर्थात राज्य सरकारों का ये परम कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंधन करें। फिर नेक्स्ट कहता है अनुच्छेद 48। पर्यावरण एवं वन्य जीवों का संरक्षण करने का कार्य दिया गया। अर्थात पर्यावरण के साथ किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, पर्यावरण को ऐसा नुकसान ना पहुंचाए जैसे आज जंगलों को काटा जा रहा है, पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, इस प्रकार का कार्य न हो। अर्थात संरक्षण यानी कि प्रकृति के साथ किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ ना हो। वन्य जीव, जो जीव जंतु जो जंगलों में निवास कर रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचाई जानी चाहिए। अर्थात उनको संरक्षण प्रदान करिए, जंतु जीव जंतुओं को मारा नहीं जाए, उन्हें काटा नहीं जाए, उन्हें किसी प्रकार का नुकसान न किया जाए। जैसे बड़े लोग शिकार करते हैं, अर्थात इस प्रकार की गतिविधियाँ ना हो, अर्थात उन्हें भी जीने अधिकार, उनको भी जिंदगी जीने का अधिकार है। फिर नेक्स्ट कहता है अनुच्छेद 49। राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। जो भी देश के दर्शनीय स्थल है, स्मारक है, उनको संरक्षण अर्थात उन्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए, उनकी देखभाल की जानी चाहिए, उनकी सुरक्षा की जानी चाहिए, अपितु उनको नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट अनुच्छेद 50। कार्यपालिका का न्यायपालिका के साथ अलग करना। अर्थात न्यायपालिका और कार्यपालिका अपने अपने कामों में, कार्यपालिका किसी प्रकार से न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। अर्थात न्यायपालिका एक ऐसा डिपार्टमेंट है, एक ऐसी व्यवस्था कर दी गई कि कार्यपालिका का न्यायपालिका के किसी भी एंगल से कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। अर्थात स्वतंत्र न्यायपालिका का हम लोगों ने गठन कर दिया। फिर अनुच्छेद 51। भारतीय विदेश नीति या अंतर्राष्ट्रीय शक्ति की स्थापना करना। अर्थात जो भारत के जितने भी विदेशी संबंध हैं वह सभी संबंध अनुच्छेद 51 के अंतर्गत की जाती है। अर्थात भारत अपने पड़ोसी के प्रति या अन्य कोई भी देश है, यूरोपियन कंट्री है, एशिया महाद्वीप का, अफ्रीका महाद्वीप का है, उन सभी के साथ जो संबंध स्थापित करेगा वो संबंध आर्टिकल 51 के अंतर्गत ही किए जाते हैं। अर्थात अनुच्छेद 51 को आधार मानकर आप लोग भारतीय विदेश नीति का संचालन कर सकते हो और अपनी शक्ति को विदेशों में ये प्रमाणित कर सकते हो कि भारत भी इतना शक्तिशाली देश है, हमारे पास भी इतनी शक्ति है। तो ये हो गए आप लोगों के नीति निर्देशक तत्व। अब हम पढ़ेंगे कल नेक्स्ट टॉपिक, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप लोग इनको उतार लीजिए।
बाकी डिस्कशन करेंगे हम लोग कल।